हेलो, वेलकम टू जॉब फाइंडर। दोस्तों, मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 के लिए हमारा ये डेडिकेटेड वीडियो रहेगा। इस वीडियो में हम गणित यानी कि मैथ्स के वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके एसएससी में लास्ट के पिछले साल में कई बार रिपीट हुए हैं। आपको पता होगा आपका एग्ज़ाम एसएससी ले रहा है और एसएससी क्या करता है, लगभग अपने प्रश्न रिपीट करता रहता है। आप सभी को पता है आपके एग्ज़ाम में 15 प्रश्न पूछे जाएंगे गणित के। और यहाँ पर मैंने एसएससी के पिछले वर्षों के प्रत्येक चैप्टर से एक एक प्रश्न लिया है और आपके 15 प्रश्नों का मॉडल पेपर तैयार किया है। आप यकीन मानना कि बिल्कुल इसी लेवल का प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाएगा। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करेंगे आज की क्लास आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगेगी। और आप सभी को बता दूं कि ये हमारा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल मैथ का दूसरा वीडियो है। पहला अपलोड कर दिया है मैंने कल, यदि आपने नहीं देखा तो उसको जाकर देख लेना। सभी हर एक वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए, अगर आप कॉपी पेन लेकर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। पहला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर कि 5 से विभाजित 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 225 है, उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है और मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन पे चलूँगा, राइट। अगर आप इस वीडियो को लाइव देख रहे हो तो आप चैट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हो। यदि आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हो तो प्लीज़ कॉपी पेन लेकर पहले खुद से क्वेश्चन को सोल्व करें, वीडियो को पॉज करके। उसके बाद मेरे साथ आंसर मैच करें कि आपके इस 15 प्रश्नों में से कितने प्रश्न ठीक हो रहे हैं, क्योंकि ये आपके 15 में से 15 का टारगेट लेकर हम चल रहे हैं और ये आपका मॉडल पेपर है। तो देखो जी, यदि कोई संख्या 5 से विभाजित है तो इसका मतलब कि उनके अंदर जो अंतर होगा वो भी 5 5 का होगा। ये चीज़ आप समझ रहे हो ना कि कोई संख्या 5 से विभाजित है तो 5, अगली संख्या 10 होगी, अगली संख्या 15 होगी, है ना। अब देखो कितनी संख्याएं हैं, 3 क्रमागत संख्याएं हैं, यानी कि 3 संख्याएं लगातार हैं। यदि मैं पहली संख्या x मान लूँ तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, x + 5 हो जाएगी, क्योंकि 5 से विभाजित है तो 5 5 का सभी में अंतर होगा। और ऐसे ही तीसरी संख्या जो होगी वो आपकी x + 15 होगी, माफ़ी चाहूँगा x + 10 होगी, राइट। क्या इतनी चीज़ सभी को समझ में आई है। तो ये आपकी तीनों संख्याएं हो गई, है ना। अब इन तीनों संख्याओं के बीच में मैंने डाल दिया प्लस का साइन, क्योंकि इन तीनों संख्याओं का योग आपको 225 दिया हुआ है। तो यहाँ पर इन तीनों संख्याओं का योग हो गया और ये किसके बराबर है, 225 के बराबर है। ओके, अब देखो x वाले जो है इनको आप अलग से जोड़ लो तो यहाँ पर आपका 3x हो जाएगा प्लस 10 और 5 15 बराबर किसके है, 225 के बराबर है। अब आपको एक चीज़ दिखाई दे रही है कि ये जो 15 है यहाँ से इधर जाकर बराबर की इधर जाकर 225 में माइनस हो जाएगा। तो माइनस होने के बाद यहाँ पे 3x की वैल्यू कितनी बचेगी, 210 बचेगी। क्या इतनी चीज़ सभी को समझ में आई है। अब देखो जी, 3 एकम 3, 3 सता 21, यहाँ पर आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई, 70 आ गई। हमको बतानी थी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो x + 10 जो है वो सबसे बड़ी संख्या होगी, है ना। अगर x की वैल्यू 70 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 70 + 10, है ना। x + 10 यानी कि 80 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो कि आपको ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है। मैं उम्मीद करूंगा सभी को समझ में आया होगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने स्क्रीन पर है और देखो ये बोर्ड मास के क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। एसएससी का जो वेंडर है वो कौन सा है, टीसीएस है। यदि आपका एग्ज़ाम टीसीएस ने करवाया तो आप देखना कि हर एक एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा बोर्ड मास का। अब बोर्ड मास में क्या है कि सबसे पहले हम जो सबसे छोटी ब्रैकेट है अंदर वाली, इसको ओपन करते हैं। तो देखो 6 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, 5 बचेगा, -7, ठीक है जी। अब यहाँ पे हम पहुँच गए हैं। अब देखो 7 में से 5 जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब 2 के बाद यहाँ पे कितना हो गया, -8। अब हम यहाँ पर पहुँच गए हैं। मैं उम्मीद करूँगा समझ में सभी को आ रहा होगा। 8 में से 2 गया, कितना बच गया यहाँ पे, टोटल 6 बच गया, 6 - 9, ठीक है, यहाँ पे 9 ही बचा है। तो 9 - 6 यानी कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 3। क्या सभी को समझ में आया है। और वैसे भी ये बोर्ड मास है तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए।
ये क्वेश्चन मुझे आपको करवाने की ज़रूरत भी नहीं होनी चाहिए, राइट। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने स्क्रीन पर, फटाफट से आंसर देना है ये वाला क्वेश्चन। और आपको पता है ये आपके एसएससी सीएचएसएल में 2015 के एग्ज़ाम में पूछा गया है, यानी कि जो 12th लेवल पे एग्ज़ाम होता है उसमें पूछा गया है। और आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम भी 12th लेवल का है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो जी, यहाँ पे आपका बन रहा है A/B बराबर C/D बराबर 5। अब 5 के नीचे अगर मैं 1 लिख लूँगा तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो आप क्या चीज़ देख रहे हो कि A बराबर C बराबर 5। आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो कि A की वैल्यू भी 5 है और C की वैल्यू भी 5 है ना। ये तीनों ऊपर वाले बराबर हैं। और ऐसे ही B और D की वैल्यू क्या है, 1 है। क्या ये चीज़ समझ में आई है जो मैंने आपको बताई है। अब देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 3A की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो 5 तिया 15 प्लस 4C की वैल्यू भी 5 है, तो 5 चौके 20, राइट। नीचे आपका B और D है जिसकी वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे आपका 3 + 4 रहेगा, है ना। तो इसको जोड़ने के बाद आपका 35 आएगा और नीचे आपका आएगा 7। तो 7 से अगर मैं 35 को कैंसल आउट करूँगा तो 7 पंजे कितना होता है, 35 होता है। और यहाँ पर ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, राइट। तो कुछ लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ए और बी की वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे तो वैसे भी हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप कॉमन सेंस यूज़ करके इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। और याद रखना, फिर से बताऊंगा कि 15 प्रश्नों में से 10 से 12 प्रश्न ऐसे होंगे जो कि आपके बहुत ही आसान लेवल के होंगे, इसी लेवल के होंगे। लास्ट के जो 3 से 4 क्वेश्चन होंगे उसके अंदर थोड़ा सा लेवल बढ़ाया होगा, अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे, तो आपको उस लेवल की भी तैयारी करनी है और वो आपको इसी चैनल पे करवाई जाएगी। जब तक आपका दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम है तब तक हमारी ये कंटिन्यू सीरीज चलने वाली है मैथ की। यदि आप सपोर्ट करेंगे तो ज़रूर चलेगी, ओके। तो सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड है। अब इसका मान बताना है, यहाँ पर आपको आंसर बताना है। और इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सारा खेल पॉइंटों का है ना, इसलिए कुछ लोग 1-2 पॉइंट की वजह से अपना 1 नंबर कटवा देते हैं। और आपके एग्ज़ाम में तो शायद नेगेटिव मार्किंग भी है ना। तो देखो जी, यहाँ पे आपको दे रखा है 441 441 अपॉन में 1 2 3 4 5 6, तो 6 बार 0 आएगा, 5 6 और 1, राइट। ये आपको दे रखा है अंडर रूट में। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, उम्मीद करूँगा ये चीज़ आपको पता होगी। तो देखो भाई, ये 441 क्या है, ये आपका 21 का स्क्वायर है ना। 441 का अंडर रूट 21 होगा। और आप इसको कैसे लिखोगे, अगर यहाँ पे 6 जीरो हैं तो यहाँ पे 0 आधी हो जाती हैं, यहाँ पे 3 जीरो हो जाएंगे अगर हम इसको रूट से बाहर निकालेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे 4 जीरो होती तो हम यहाँ पे 2 जीरो लिखते। उम्मीद करूँगा सभी को समझ में आ रहा होगा। अब इसको आपको सोल्व करना है। तो देखो जी, नीचे है 1 2 3 जीरो है ना, इसको यहाँ पर हम सोल्व करेंगे, थोड़ा सा स्पेस कम है। इधर देखो यहाँ पे कि 1 2, तो यहाँ पे 3 रकम छोड़ के फिर आपको पॉइंट लगाना है, ठीक है। क्या सभी को याद रहेगा कि अगर नीचे 3 जीरो हैं तो आपको 3 डिजिट के बाद ऊपर पॉइंट लगाना है। तो ऊपर डिजिट 2 थे आपके, तो 1 0 हम एक्स्ट्रा लगा देंगे 3 डिजिट पूरा करने के लिए और फिर हम पॉइंट लगाएंगे। तो ऐसे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। जिन्होंने ऑप्शन सी को चूज़ किया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगर आप टेस्ट लगा रहे हैं तो आप बहुत ही अच्छे लेवल पर हैं, ठीक है। यदि आप टेस्ट नहीं लगा रहे तो भी कोई बात नहीं है, आपकी नॉलेज तो गेन हो ही रही है, ठीक है। अगर इसमें कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे लगें कि जो आपको नोटबुक में नोट करने चाहिए तो उनको ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने स्क्रीन पर है, फटाफट से इसको भी सॉल्व करते हैं। तो देखो, यहाँ पे आपको एक छोटा सा बेसिक समझाना है कि यदि 2 की पावर आपको दे रखा है 3 और पावर के ऊपर आपको पावर दे रखी है 2, तो कभी भी यदि पावर के ऊपर पावर हो तो ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, यानी कि आपस में गुणा हो जाती हैं, ठीक है। तो इतनी चीज़ सभी को पता लग गई होगी। अब देखो, 2 की पावर को मैं डायरेक्ट 6 लिख सकता हूँ, क्योंकि 3 दूनी कितना होगा, 6 होगा, बराबर 4x, 4 की पावर x। अब यहाँ पर आपको सोल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी है, फिर उस x की वैल्यू को आपको 3 की पावर में रखना है और आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। तो देखो, 2 की पावर 6 कितना होता है, क्या आपको पता है?
2 की पावर 6, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी कि 2 की पावर 6 को हम 64 लिख सकते हैं। और 64 क्या होगा, 4 की पावर 3 होगा, है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 64 आ गई। तो यहाँ पर आपको पता लग गया कि x की वैल्यू 3 है और हमको 3 की पावर x की वैल्यू निकालनी है, यानी कि x की वैल्यू 3 है तो 3 की पावर 3 का मान आपको निकालना है। उम्मीद करूँगा जो मैं बता रहा हूँ वो सभी को समझ में आ रहा होगा। तो 3 की पावर 3 कितना होता है, 27 होता है। और ये आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है जी। और ये आपके एसएससी सीजीएल में पूछा गया है ग्रेजुएशन लेवल में 2016 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने स्क्रीन पर कि एक संख्या में 84 की वृद्धि की जाती है तो वह स्वयं का 107% हो जाता है, वह संख्या क्या है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे देखते हैं। बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन पे। यदि आप खुद से सोल्व कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को पहले रोक लेना, उसके बाद आप मेरे साथ आंसर मैच करना कि आपके कितने ठीक हुए हैं। आप चाहो तो वीडियो के लास्ट में स्कोर कमेंट कर सकते हो कि आपका स्कोर कितना है। और ये एसएससी के प्रीवियस ईयर की क्लास सिर्फ आपको हमारे ही चैनल पर मिलेगी। तो यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर देना है, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करें। ये सीरीज़ आपकी पूरे एग्ज़ाम तक चलने वाली है, राइट। तो देखो जी, अब माना मैंने पहले संख्या थी 100, अब वो स्वयं का 107% हो जाती है। तो अगर वो संख्या 100 है तो 100 का 107% कितना होगा, 107 ही होगा, है ना। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कितने की वृद्धि हुई है, 7% की वृद्धि हुई है। और वैसे एक्चुअल में कितनी वृद्धि हुई है, 84 की वृद्धि हुई है। तो 7% की वैल्यू 84 की हम इक्वल कर देंगे, राइट। अब देखो 7 एकम 7 और 7 से कटेगा ये 12 टाइम में, 12 सते 84। हमको बताना है वह संख्या क्या है। वह संख्या हमने 100% माना था, तो यहाँ पे 1% की वैल्यू अगर 12 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, सीधी सी बात है 12 को 100 से गुणा कर देंगे और 1200 आपका करेक्ट आंसर होगा। बस इतना सा आपका ये क्वेश्चन था। तो उम्मीद करूँगा आपको सॉल्यूशन समझ में आ रहा होगा और आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने। एक कुर्सी की कीमत 500 रुपये है, इसे 10% की 2 क्रमागत छूटों पर बेचा गया, उसका विक्रय मूल्य क्या है। तो देखो जी, 2 क्रमागत छूटों पर बेचा गया तो इसको आप सक्सेसिव रेट के फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, जो कि होता है x + y, xy/100, ठीक है। बट हम इसको बिल्कुल बेसिक से करेंगे, सिंपल तरीके से करेंगे कि हमारे पास जो कुर्सी की कीमत है वो दे रखी है 500 रुपये, 10% की 2 क्रमागत छूटे हैं। तो 500 का 10% सभी को निकालना आता है ना, कितना होता है, 50 होता है। तो पहले 500 में हमने 50 की छूट दी तो यहाँ पे कितना बच गया, 450 बच गया। फिर आपको दोबारा से 10% की छूट देनी है। तो ये जो 450 आया है इसमें आपको 10% की और छूट देनी है। तो 450 का 10% कितना होता है, 45 होता है। तो यदि हम 450 में से 45 घटाएंगे तो यहाँ पे आपका कितना बचेगा, 405 बचेगा, है ना। और ये जो 405 है ये आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि आपको ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। मैं उम्मीद करूँगा ये क्वेश्चन सभी को समझ में आया होगा। 2 क्रमागत छूटों को हम ऐसे कर लेते हैं। कुछ स्टूडेंट को अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं पता तो वो क्या करेंगे, इस 10% को आप 20% कर लेते हैं कि 2 छूटे हैं और 2 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। पहले 500 का 10% निकाल कर घटाओ, जो आएगा फिर उसमें 10% और निकाल कर घटाना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। एक टेप रिकॉर्डर को 10% के लाभ पर 935 रुपये में बेचा जाता है। यदि यह 835 रुपये में बेचा जाता तो वास्तविक हानि कितनी होती। तो देखो, हानि पता करने के लिए पहले हमें वस्तु का क्रय मूल्य पता होना चाहिए, ठीक है। अब क्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है, सीपी निकालने का फॉर्मूला होता है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट प्रतिशत इंटू 100, राइट। सॉरी, माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पे होगा आपका SP इंटू 100, यानी कि विक्रय मूल्य गुणा 100।
अपॉन में होगा 100 प्लस प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ पे आपका प्रॉफिट दिया हुआ है। तो यहाँ से हमारा क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो पहले क्रय मूल्य निकालते हैं कि हमारा जो सीपी है वो एसपी हमको दे रखा है 935 रुपये। एसपी हमारा कितना है 935 रुपये है पहले केस में, राइट। 935 गुणा 100 और बटे में हमारा कितना होगा 110 होगा, ठीक है। 100 प्लस प्रॉफिट और प्रॉफिट हमको दिया हुआ है 10% का। क्या इतना स्टेप सभी को समझ में आया है? अब देखो, 0 से आपकी 0 कैंसिल, 11 से कैंसिल करेंगे तो 11 अठे 88, 11 पंजे 55 और ये 10 है तो यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई होगा तो 850 रुपये जो है वो आपका क्रय मूल्य आया है। ओके, तो यहाँ से हमारा फाइनली क्रय मूल्य कितना आ गया 850 रुपये आ गया। अब 850 रुपये की वस्तु को यदि हम 835 में बेच देंगे तो सिंपल सी बात है, हमको कितने की हानि होगी 15 रुपये की हानि होगी, है ना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। मैं उम्मीद करूँगा क्वेश्चन सभी को समझ में आया होगा। ये सीजीएल में 2014 में क्वेश्चन आया था और एसएससी अपने क्वेश्चन रिपीट करता है भाई, ठीक है। आपने बुक से बहुत सारे क्वेश्चन पढ़े होंगे, ये सभी की सभी क्वेश्चन एकदम यूनिक हैं, एसएससी में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने, फटाफट से आंसर देना है कि 3 अंकों का औसत 40 है, उनमें से पहला अंक अन्य दोनों के योग का 1/3 है, तो पहला अंक क्या है? तो देखो जी, यदि मैं पहला अंक अन्य दोनों अंकों के योग का 1/3 है, तो यदि मैं उन दोनों का योग पहली संख्या छोड़कर जो बाकी की दोनों संख्याओं का योग जो है उसको अगर मैं x मान लूँ, ठीक है, तो यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान रखना कि जो दोनों संख्याओं का योग है वो मैंने x माना है, तो पहली संख्या क्या होगी x/3 होगी, क्योंकि वो उन दोनों के योग का 1/3 है, ठीक है। तो दो संख्याएं होंगी x और जो पहली संख्या है वो x/3 है। क्या ये सभी को समझ में आया है इतना स्टेप? अब देखो, इनको अगर हम जोड़ देंगे तो ये तीनों संख्याओं का योग हो गया, है ना। और यहाँ पर तीनों संख्याओं का योग कितना है 40 तो औसत है और टोटल अंक संख्याएं कितनी हैं 3 है, तो 40 को हम 3 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर जो 120 आएगा वो टोटल योग होगा तीनों संख्याओं का। समझो चीज़ को कि यहाँ पर तीनों संख्याओं का योग आ गया और यहाँ पर तीनों संख्याओं का योग आ गया, ये एक दूसरे के बराबर हो गए। ओके, तो इसका एलसीएम लेंगे हम पहले यहाँ पे इसको सोल्व करने के लिए। तो यहाँ पे आपका x + 3x बराबर, और ये 3 जो है इधर जाके 120 में भी गुणा हो जाएगा, तो 12 तिया कितने हो गए 36, यानी कि 360। उम्मीद करूँगा सभी को समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझा रहा हूँ क्वेश्चन। अब देखो, ये आपस में जुड़ के कितने हो जाएंगे 4x हो जाएगा और यहाँ पे टोटल कितना है 360 है, राइट। तो यहाँ से x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 90 आ जाएगी। आपसे बोला है पहला अंक। अब ध्यान रखना, ये x की वैल्यू 90 है, बट x क्या है अगली दोनों का योग है, आगे वाली दो संख्याओं का योग है 90, ठीक है। पहली संख्या क्या थी भाई कि उन दोनों संख्याओं का 1/3 थी, तो 90 का 1/3 कितना होगा 30 होगा, और ये 30 जो है वो पहली संख्या है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। मैं उम्मीद करूंगा सभी को समझ में आया होगा ये वाला क्वेश्चन भी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने स्क्रीन पर, बहुत ही आसान प्रश्न रेशियो एंड प्रोपोर्शनल से। अब देखो, इस प्रश्न को मैं बिल्कुल डायरेक्ट कैसे करूंगा। सबसे पहले एक छोटी चीज़ समझो, 3a = 2b = 4c। अब कुछ लोग क्या करेंगे 3:2:4 आंसर कर देते हैं, जो कि आपको ऑप्शन ए में दे रखा है, जबकि ये आपका गलत है। मैंने आपको कल भी बताया था कि ये 3a है, इसका मतलब क्या है 3 गुणा a, तो फिर ये a की वैल्यू कैसे हो गई, नहीं हुई ना। अब मैंने आपको कल एक चीज़ और बताई थी जो कि आज हम यूज़ करने वाले हैं कि a की वैल्यू क्या है, ये 2 होगी बराबर के साथ, और b की वैल्यू क्या है, ये 3 हो जाएगी, ठीक है जी। तो आपको ऐसे करना है। अब देखो a, b और c, a की वैल्यू कितनी है 2 है, b की वैल्यू कितनी है 3 है। अब बात करेंगे हम इसकी, तो यहाँ पर जो b की वैल्यू है वो कितनी है 4 है, तो b के नीचे हम 4 लिखेंगे, और यहाँ पे c की वैल्यू जो है वो कितनी है 2 है, तो c के नीचे हमने लिख दिया 2। मैं उम्मीद करूँगा सभी को समझ में आया होगा।
अब रेशो को हम कैसे करते हैं कि यहाँ पर जो स्पेस खाली है ना, यहाँ पर हम इसके साथ वाली संख्या को लिख देंगे जो कि 3 है। यहाँ पर स्पेस खाली है तो यहाँ पर इसके साथ वाली संख्या को लिख देंगे जो कि 4 है। अब इनको हम आपस में सभी को, तीनों को गुणा कर देंगे। तो गुणा करने के बाद 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 3 दूनी 6 हो गया। इसको फिर हम और कैंसिल कर देंगे तो 2 चौके 8, 2 छिके 12 और 2 तिया 6। तो ये 4:6:3 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो कि आपके ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। मैं उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन भी सभी को समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने स्क्रीन पर कि कोई धनराशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्षों में 6,655 रुपये हो जाती है तो धनराशि कितनी है। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन इसी में हो जाए। अब इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट मैंने आपको कल भी बताया था एक, कि हम इसको करेंगे प्रिंसिपल और अमाउंट वाले रेशो से। अमाउंट क्या है? अमाउंट हमारा मिश्रधन होता है जिसके अंदर मूलधन और ब्याज दोनों जुड़े होते हैं। ठीक है जी। तो देखो दर हमारी क्या है? 10% है। तो सबसे पहले हमको दर को जो फ्रैक्शन में लिखना पड़ता है, तो 10% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/10 होता है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि नीचे वाली संख्या जो है वो आपका मूलधन का रेशो होता है, प्रिंसिपल का रेशो होता है, और 10 के ऊपर जितनी भी संख्या आपको दे रखी है 1, इसको हम जोड़ के 11 लिख देंगे यहाँ पे। तो ये आपका मिश्रधन का रेशो हो गया। ठीक है जी। अब देखेंगे कि समय हमको 3 वर्ष का दे रखा है। तो समय 3 वर्ष का दिया है तो हमको यहाँ पे इनकी क्यूब करना होगा। यदि आपने मेरा कल वाला सेशन देखा है तो कल जो समय हमको दे रखा था वो 2 वर्ष का दे रखा था, तो हमने उसका स्क्वायर किया था। तो ध्यान रखेंगे यदि समय 2 साल का है तो हम इसका स्क्वायर करेंगे, समय 3 वर्ष का है तो हम इसकी क्यूब करेंगे। तो 10 की क्यूब कितना होगा? 1000 होगा, है ना। और 11 की क्यूब कितना होगा? 1331, राइट। अब आपको बोला है कि जो मिश्रधन है, अमाउंट है वो 6,655 रुपये है। और यहाँ पे अमाउंट का रेशो कितना है आपके सामने? 1331 है। तो 1331 की वैल्यू कितनी है? 6655 के बराबर हो गई। ओके। तो यहाँ से आपका कटेगा ये 5 बार में। मैं उम्मीद करूँगा चीज़ें सभी को समझ में आ रही होंगी कि हमने अमाउंट के सामने अमाउंट रख दिया। अब एक की वैल्यू कितनी है? 5 है। हमको निकालनी थी धनराशि यानी कि प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल का आपका रेशो दे रखा है 1000। तो इस 5 को आपको 1000 से गुणा कर देना है और यहाँ से आपका 5000 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो कि आपको ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। ठीक है जी। तो आप इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो और ये तरीका आपका बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है ऐसे प्रश्नों के लिए। आपका इससे जल्दी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, नहीं तो आपके पास बेसिक तो है ही। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 12 है। और देखिएगा इस सीरीज़ को अगर आप कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो प्लीज़ आपको हर वीडियो में कमेंट करना पड़ेगा कि इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखिए। यदि मुझे लगेगा कि आपको इस वीडियो की ज़रूरत है, आप सचमुच चाहते हैं कि ये सीरीज़ हमारी कंटिन्यू रहे एग्ज़ाम तक, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि यदि ये सीरीज़ आपकी एग्ज़ाम तक रही कंटिन्यू तो कम से कम हम इसके 15-15 सेट करके बहुत सारे क्वेश्चन कर लेंगे एसएससी के प्रीवियस ईयर के, और डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। आप 15 में से कम 12 से 14 क्वेश्चन एग्ज़ाम में करके आओगे। ठीक है जी। तो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे कि एक नौका की गति धारा के साथ और प्रतिकूल दिशा में क्रमशः 14 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की गति कितनी है? तो जब भी आपसे प्रश्न में धारा की गति निकालने को बोले तो x - y/2 हमारा सूत्र होता है। और ये x और y क्या है? ये इनकी गतियां हैं। ठीक है जी। तो 14 - 8/2 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 14 में से 8 गए 6 को हम 2 से भाग करेंगे तो 3 जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन डी है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, राइट। उम्मीद करूंगा सभी को समझ में आ रहा है सब कुछ। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने स्क्रीन पर और फटाफट से इसको भी सॉल्व करेंगे कि 2 बसें एक समय में दिल्ली और आगरा से चलती हैं जो एक दूसरे से 300 किलोमीटर की दूर हैं। यदि उनकी गति 38 किलोमीटर प्रति घंटा और 37 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दोनों कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगी। अब आपको पहले पता होना चाहिए
कि यहाँ पर एक जो बस है वो दिल्ली से चल रही है और दूसरी आगरा से चल रही है, यानी कि एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं। तो जब भी कभी भी स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में हो तो जो स्पीड प्लस स्पीड हो जाता है, यानी कि स्पीड हमेशा आपस में जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर कुल दूरी कितनी है, 300 किलोमीटर है ना। और स्पीड को हम जोड़ेंगे 38 और 37 को अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे आपका 75 बनेगा, राइट। तो यहाँ पर डिस्टेंस अपॉन स्पीड हमको निकालना है, समय कितने समय में पार करेंगे एक दूसरे को। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस हमारा टोटल कितना है जी, डिस्टेंस हमारा यहाँ पे 300 है और हमारा जो स्पीड है रिलेटिव स्पीड वो अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से दोनों जुड़ जाएंगी और 75 हो जाएगा, राइट। तो इसको कैंसिल करेंगे तो 4 घंटे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि वे 4 घंटे में एक दूसरे को पार करेंगी, राइट। तो उम्मीद करेंगे ये क्वेश्चन सभी को समझ में आया होगा, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 है, ये पूरे 15 प्रश्नों का सेट है आपका और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और आगे आगे जैसे हमारी क्लास बढ़ेगी आपको मैं अच्छे और हाई लेवल के क्वेश्चन भी कराऊंगा कि यदि वो भी आपके एग्जाम में आ जाए तो आप उनको कैसे टैकल करेंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 14 है कि पी, क्यू तथा आर मिलकर एक टंकी को 40 मिनट में पूरी तरह भर सकते हैं। क्यू तथा आर मिलकर उस टंकी को 80 मिनट में भर सकते हैं। पी अकेला कितने समय में टंकी को भर सकता है। तो देखेंगे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे, पी, क्यू और आर ये तीनों मिलकर टंकी को 40 मिनट में भर सकते हैं, जबकि क्यू और आर मिलकर उस टंकी को 80 मिनट में भर सकते हैं भाई। तो यदि मैं इनका एलसीएम ले लूं तो इनका एलसीएम जो भी आएगा वो इस टंकी की कुल यूनिट होगी। तो इनका एलसीएम आ गया 80 और ये इस टंकी की कुल यूनिट है, हमको 80 जो यूनिट है वो टंकी भरनी है। अब 40 दूनी 80 होते हैं और 80 एकम 80 होता है। ये 2 और 1 क्या है, ये इनकी क्षमताओं का रेशो है। तो हमसे बोला है कि पी अकेला उसे कितने समय में करेगा। तो अब एक चीज़ देखो कि पी, क्यू, आर यानी कि इन तीनों की क्षमता जो है वो 2 है और क्यू और आर की क्षमता क्या है, 1 है। तो यदि मैं पी, क्यू, आर में से क्यू आर को घटा दूं तो हमारे पास जो बचेगा वो पी की क्षमता बचेगी, क्योंकि क्यू आर और क्यू आर तो आपस में कैंसिल हो गया। तो जो पी की क्षमता है वो कितनी आ गई, 1 आ गई, है ना। 2 में से 1 गया 1। अब आपको बोला है कि वो पी अकेला उसे कितने समय में भरेगा। तो यहाँ पर देखिएगा कुल टंकी हमारी 80 यूनिट है, पी की क्षमता कितनी है, 1 है, तो 80/1। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर 80 ही होगा कि वो उसे 80 मिनट में भरेगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा जी। तो जिन्होंने भी ऑप्शन सी को चूज़ किया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, आपके सामने इस तरह से है, फटाफट से इसको सोल्व करेंगे हम सभी। इसकी थोड़ी सी स्क्रीन छोटी कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे और मुझे भी सोल्व करने के लिए थोड़ा स्पेस मिल जाए। तो देखो जी, यहाँ पर क्वेश्चन है आपका एवरेज से कि राम और उसके 2 बच्चों की औसत आयु 17 वर्ष है, जबकि राम की पत्नी और उन्हीं बच्चों की औसत आयु 16 वर्ष है। यदि राम की आयु 33 वर्ष है तो उसकी पत्नी की आयु कितनी है। तो देखो यहाँ पे क्या है, राम है और प्लस उसके दोनों बच्चे हैं, ठीक है। तो टोटल मेंबर कितने हो गए भाई, टोटल मेंबर हो गए आपके 3, है ना। तो यहाँ पे इनकी औसत आयु अगर 17 वर्ष है तो 17 को अगर मैं 3 से गुणा कर दूं तो 51 वर्ष जो है इन तीनों की आयु का जोड़ हो गया। ओके, ये 2 चिल्ड्रन हैं। अब सेकंड लाइन में बोल रहा है कि राम की पत्नी, यानी कि राम की पत्नी को मैं W लिख देता हूँ, राम की वाइफ, और प्लस उनके बच्चे यानी कि 2 चिल्ड्रन हैं। अब इनकी औसत आयु कितनी है, 16 वर्ष है। तो यदि मैं 16 को 3 से गुणा कर दूं, क्योंकि यहाँ पर भी 3 मेंबर हैं, तो यहाँ पे इनकी टोटल आयु कितनी हो जाएगी, 48 वर्ष हो जाएगी। ओके, अब बोला है यदि राम की आयु 33 वर्ष है तो उसकी पत्नी की आयु क्या होगी। तो देखो इसमें से हमको ये घटाना है। ओके, तो इसको तो आप बीच वाले को भूल जाओ क्योंकि हमारे पास टोटल आयु का टोटल यहाँ पे आपको दे रखा है। अब देखो कि अगर मैं यहाँ पे घटाऊंगा तो यहाँ पे आपका 3 बचेगा, है ना। और यहाँ पे ये 2c से 2c कैंसिल हो गया और r माइनस W की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 3 आ गई। क्या ये स्टेप सभी को समझ में आया है।
तो इस सभी को मैं कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे हमारे पास स्पेस कम बच गया। इसको मैं रफ करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो R माइनस W की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 3 आई है। यदि राम की आयु कितनी है जी, 33 वर्ष है, तो उसकी पत्नी की आयु आपको बतानी है। तो आपको पता है राम की आयु उसकी पत्नी की आयु से कितनी अधिक है, 3 वर्ष अधिक है ना। तो उसकी पत्नी की आयु कितनी होगी, 30 वर्ष होगी, तभी तो 3 वर्ष अधिक होगी। तो उसकी वाइफ की आयु कितनी है, 30 वर्ष है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो गाइज ये थे आपके पूरे के पूरे 15 प्रश्नों का मॉडल पेपर, और ऐसे ही आपके क्वेश्चन एक पे एग्जाम में पूछे जाएंगे। यदि इससे हाई लेवल के क्वेश्चन पेपर आएंगे आपके एग्जाम में तो हम उसकी भी तैयारी करने वाले हैं। अभी हमारी दूसरी क्लास है तो इसलिए मैंने थोड़े जो क्वेश्चन है वो बेसिक लेवल के लिए हैं, ज़्यादा हाई लेवल के नहीं लिए हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि आपकी ये क्लास कंटिन्यू रखनी है या नहीं रखनी है। जैसा आप बोलेंगे वैसा आपके लिए यहाँ पर ये चैनल चलेगा। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।